मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कृतिका में कृतिका हिंदी का फर्स्ट चैप्टर पर बात करेंगे। आज चैप्टर फर्स्ट जो लास्ट टाइम पढ़ाया था फिर से शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट पर बात करने से पहले मैं आपसे बात करूंगा कि चैप्टर रीडिंग ऑलमोस्ट कंपलसरी। चैप्टर कोई भी आपको जब पढ़ाया जाए तो उसको केयरफुली पढ़ें और उसे केयरफुली सुनें। चैप्टर पढ़ने से क्या रहता है कि चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो चैप्टर पढ़ने से चैप्टर के बारे में कहानी है या फिर वो निबंध है या फिर रेखा चित्र जो भी है वो पढ़ के हमें बहुत कुछ उसमें से पता चलता है, जिससे क्या है क्वेश्चन आंसर, उसकी व्याख्या, भावार्थ और चैप्टर से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाती है, याद करने में आसानी रहती है। तो चैप्टर फर्स्ट पर आते हैं। चैप्टर फर्स्ट है इस जल प्रलय में। चैप्टर का नाम है इस जल प्रलय में। इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। चैप्टर शुरू करते हैं। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम पूरब और दक्षिण पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। पनाह लेने का मतलब है आश्रय लेते हैं। बाढ़ से पीड़ित जो प्राणी होते हैं गंगा इन सब नदियों की हर साल जो है उसके गांव में लेकर कहता है कि गांव में उसके यहाँ बाढ़ से पीड़ित जो प्राणियों के समूह है, प्राणी जानवर के समूह आकर जो ना वहां पर आश्रय लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पृथ्वी पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। सावन भादौ, सावन और श्रावण शुद्ध नाम है, सावन को कहते हैं श्रावण, भादौ कहते हैं भाद्रपद, ये मंथ नाम है। हिंदी में 2 महीने के नाम है जो अभी चल रहे हैं। एक तो अभी यह स्टार्ट होगा अगस्त के मंथ में सावन, उसके बाद रहेगा भाद्रपद। तो इस समय में बरसात होती है, इस महीने में, इन दोनों महीने में बरसात का सीजन स्टार्ट हो गया है। श्रावण भाद्रपद में बरसात होती है। जब बरसात होती है तो बरसात में क्या है, पानी ज्यादा बरसता है, नदियों के जल का स्तर बढ़ जाता है और जल स्तर बढ़ने से बाढ़ आने की संभावना भी बढ़ जाती है। कभी कभी ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आ भी जाती है। तो इन महीने में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और बहुत सारी गाय, भैंस, बकरों के झुंड देखकर ही लगाया जा सकता है कि बाढ़ कितनी तेज आने वाली है। परती क्षेत्र में अर्थात जिस क्षेत्र में परते जमीन में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं तैरना नहीं जानता। ऐसे स्थान पर जन्म लिया है जहां पर जो है तैरना नहीं आता, किंतु 10 वर्ष की उनसे पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयं सेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम कर रहा हूँ। और लिखने की क्या बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा 1947, डायन 1900, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आज छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यास में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित किए हैं। मतलब उन्होंने ये रिपोर्टाज के साथ साथ कई उपन्यास ऐसे लिखे हैं जिनमें बाढ़ की विनाश लीलाओं को उन्होंने वर्णन किया है। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घूमने, बहने, हंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण मतलब 18 घंटे तक लगातार पानी बरसता रहा और पुनः पुनपुन का पानी रायन नगर, कंकड़बाग और अन्य निचले हिस्सों में घुस गया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है।
शहरी आदमी की हैसियत से। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया। तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया जलाए, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां जमाकर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया है। यह सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूब गए थे। और 5 बजे जब काफी हाउस जाने के लिए शहर का हाल मालूम करने के लिए निकला, तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, काफी हाउस में तो अब अबले पानी आ गया होगा। चलो पानी कैसे घुस गया वही देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत मतलब लगातार अनगढ़ अनगढ़ गद्य में सबूती से कभी बोर नहीं होते थे। मोटर स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखते जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फैजल रोड पर आ गया क्या, पार कर गया, श्री कृष्णापुरी, पाटली पुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, कहीं का पता नहीं। अब भट्टाचार्य की रोड पर पानी आ गया हुआ, छाती पर पानी है। इंजीनियर्स कॉलेज के पास दबाव पानी है, आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। हम कॉफी हाउस के पास पहुंचे। कॉफी हाउस बंद कर दिया गया। सड़क के किनारे मोटी दूरी की शक्ल में गेरुआ झाग में बुझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे आने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरंग। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ पर्वत जुड़ गए और सभय प्रणाम निवेदन ने मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं कायर हूँ, डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर कहता, चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शा वाले से अनमय भरे स्वर में कहा, लौट ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा और शो बंद है यहाँ पर, एक बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल गहरे नियम विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की रैली के सारे हजारों लोग खड़े दिख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की नृत्य में जितने लोग लगे रहते उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद सब सभा सम्मेलन और खेलकूद की सारी स्मृतियां पर धीरे धीरे एक गहरे आवरण आच्छादित हो रहा था। आच्छादित का अर्थ होता है ढका हुआ होना, मतलब ढके हुए था। हरियाली पर सने सने पानी खेलते बच्चे देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़ मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल था, अब दानापुर डूब रहा था तो पटनैया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्य गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। आपको ये वजह बजा कर लिया सबके पास जाएगी। आप लोग अपने माइक बंद करके रखें, आवाज नहीं निकल है। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हुआ था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कंठ होकर सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका था और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था। कलिया गड़बड़ा
मित्र के चेहरे पर भी आतंक की नई रेखा उठी, किंतु तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी लेकर लौटते हुए आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों पर थोड़ी हड़बड़ी थी, नीचे का सामान ऊपर किए जा रहे थे, रिक्शा, टमटम, ट्रक, टेम्पो सामान लाते जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी, पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। पान वाले के आदमकद आईने में उतरे लोगों के बीच हमारी ये सूरतें मुहर्रमी नजर आ रही थी। मुझे लगा अब हम थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण उठाकर हम पर हंस सकते हैं। जरा इन बुजुर्गों की हुलिया देखो। हुलिया अर्थात वेशभूषा, मैंने जैसे कपड़े पहने हुए तो उसे हुलिया कहा जाता है, क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातों की चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूबी जाए, धनुष कोष्ठी की तरह पटना लापता न हो जाए कहीं, तब पाप बन जाएगा। चलो गोलघर के मुद्दे के ताश में गड्डी लेकर बैठ जाए। इसको मान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं? भाई यही माकूल मौका है। माकूल मौका, अच्छा मतलब मौका है। इनकम टैक्स वालों को एन इसी मौके पर, एन अर्थात ठीक, एन इसी मौके पर काले बाजारियों के घर छापा मारना चाहिए। आसामी बामार, राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगनीज कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। क्या क्या ले लूं? एंट्री चेज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें या योग सिखा देने वाली सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान पर नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बंगला, अंग्रेजी स्नेह पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे बराबर। जो कम पानी में रहेगा वह ज्यादा पानी में फंसे मिलेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था, जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई रायन नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई आवाज चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। सिनेमा द्वार लौटती हुई प्रचार गाड़ी यहाँ पहुंचते ही भैयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती प्रतिध्वनि होती है, भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास अलाप उठता है, सुन मेरे बंधु, एक एन सुन मेरे मितवा। वाह वाह। गोलंबर के बाद जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और रायनपुर में घुस जाए। अतः आप लोग सावधान हो जाएं। तत्कालीन सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। ये दोबारा दोबारा जब होता सावधान हो जाएं तो बार बार पतली सुनाई देती है। मैंने गृहस्वामी से पूछा, गैस का क्या हाल है? बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उतर की तरह कोई चीज नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज है 1-2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर केरोसिन एक ही बोतल, केरासन एक ही बोतल। फिलहाल बहुत है, बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर उतर की तरह कोई चीज नहीं होने से पता नहीं चलता कब आ धमके। मैंने कहा, सारे लाइन नगर से सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर तक गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकान है, सामान हटाए जाने लगे। मैंने फ्लैट के नीचे दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा भीड़ से भर गया। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर मुहानी या सालिमपुरा, आगरा अथवा जनक किशोर, नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे तक रात पानी रायन नगर पहुंचेगा। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद नहीं आई। नहीं कंपोज की टिकिया भी नहीं। कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं? कविता, शीर्षक बाढ़, आकुल प्रतीक्षा। तब नींद नहीं, स्मृतियां आने लगी एक एक कर, चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह।
1947 मनिहारी के इलाके में गुरुजी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे थे। चारों ओर पानी पानी, दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा वहां चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे से निकल जाए। बहादुर जी कहते हैं बिल्कुल सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने से पहले मत भूलना तुमसे पहले ही वहां हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। और सचमुच चींटी से लेकर सांप, बिच्छू, डोंगरी, सियार तक यहाँ बना दे रहे हैं। बहादुर जी की हिदायत थी कि हर नाव पर पकाई घाव काटते पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती हैं, तलवों में भी घाव हो जाता है। पकाई घाव की दवा दिया जलाई में दिया और केरोसिन तेल रहना चाहिए। सचमुच हम यहाँ जाते जाते खाना पीने की चीज से पहले पकाई घाव की दवा दिया जलाई की मांग होती है। 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से जुड़े वापसी खाना कि एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर दिल्ली के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप पे ले आना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता स्विंगिंग करता हुआ नाव पर चढ़ाया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए, अर्थात डर गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छप्पर से पानी में उतर गया। मां, कुकुर नहीं जाएगा तो मुंह नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा, हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएगा। परमान नदी की बाढ़ में डूब गई एक मुसहरी अर्थात मुसहरों की बस्ती। हम राहत बांटने गए। खबर मिली थी वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे हैं। किसी तरह जी रहे थे। टोले के पास जब पहुंचे तो ढोलक वगीरा की आवाज सुनाई पड़ी। जाकर देखा एक ऊंची जगह मचान एक ऊंची जगह कहते हैं जहाँ पर जो ना मचान बनाकर जो ना जानवर जो सुरक्षित आया था रहने की एक मचान झोपड़ी जैसा बनाया जाता है। तो मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया। हलवाई नाच रहा था। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन का हावा दिखला रहा, यानी वह धानी है, धरनी धानी घर छोड़कर मायके जा रही है। उसका घरवाला उसको मनाकर राशि लौटाने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक पर कुछ ताल बजने लगा। धागे धाग चल रे चकदम चक दे चकदम। इस प्रकार से जो है बज रहा था। कीचड़ पानी में लगभग भूतिका से नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती हैं। अमरीली बांटकर भी ऐसी उन्हें दे सकेंगे क्या? शास्त्री की आत्मा है परवाही नाच की बात होती है। मुझे परम मित्र बोला, शास्त्री की याद हमेशा क्यों आती है? एक बार 1937 में शिवरमणी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लाई हुई थी। मैं उस समय बालचर था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले का पौधे का ठेला बनाकर इसी तरह काम चला रहे थे। वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झंडे जल प्यार करने के लिए गांव के नौजवानों ने मिलकर उसकी नाव छीनी। थोड़ी मारपीट भी हुई थी। और जब सन 1967 में जब पुनपुन का पानी रायनगर में घुस गया था, नाव पर कुछ सहे गए युवक युवतियों की टोली उसी फिल्म को देखते हुए कश्मीर का आनंद भर लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जलाकर केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर अनोखी अदा से नैन्स कैफे के पाउडर को मत रही थी, एस्ट्रो बना रही थी। शायद दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांवों को फैलाकर बांस की लकड़ी से नाव कह रहा था। दूसरा एक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोनी देखकर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे बोलने में बत्ती में ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मतलब। हमारे ब्लॉक के पास कोलंबर के पास नाव पहुंचने के अचानक चारों ब्लॉक की छतों में खड़े लड़कों ने एक साथ टिकाने और सीटियों पट्टियों की वर्षा कर दी। कोलंबर में किसी की आवाज बंदनी मटरा कर बोलती है तो सब मिलकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उस बड़े से बड़े कुड़ी संगीत के जैसे बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। और तुर्कों की सारी एग्जिबिशन तुरंत सुमंतर हो गई। एग्जिबिशन का मतलब है एग्जिबिशन जो लगाते हैं, एग्जिबिशन मीन प्रदर्शनी जो थी वो तुरंत सुमंतर हो गई।
और युवतियों के रंग लाल लाल होठ और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था। ट्रांजिस्टर नहीं होता है रेडियो, से गाने सुने जाते, गाने, समाचार, न्यूज। पुराने समय में इसका यूज होता था ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर रेडियो कहते हैं, जिसमें आजकल एफएम वगैरह जिससे गाने, न्यूज वगैरह सुनाई देती है, उसे पाया था ट्रांजिस्टर। जो पूरे दम के साथ मुखर था, नैया तोरी मंदार होशियार होशियार, काहो राम सिंगार कनिया आ डालो है, वो ना आ रहा है। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं। लगता है कहीं अटक गया, अथवा जहाँ तक आना था आकर रुक गया, अथवा तटबंध पर लड़के हुए इंजीनियरों की जीत हो गई, शायद कोई दैवी चमत्कार हो गया। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा, किधर से? रास्ता तो इधर से ही है। चारों तरफ से का सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, गुजर रही है, सभी जगह हुए कुत्ते रह रहकर सामूहिक भोजन कर रहे हैं। उन्हें राम सिंगार की मंडली डांट कर चुप करा देती है। चौंक चौंक। मुझे अचानक उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी श्री कृष्ण की बोरिंग रोड के अथाह जल में खड़े हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी, पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में है ये। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चौंगा उठाया था। तो रिसीवर को कहते हैं। पहले फोन रिसीवर वाले थे, तो फोन नंबर डायल करने पर रिसीवर को उठाकर कान में लगाते, तो उसमें दो चौके बने हुए थे, दो हिस्से होते हैं। एक को कान में लगाते तो उससे क्या सुनाई देता, और दूसरे से जो ना बोलते हैं उनको बोलते हैं चोगा। ठीक, हमने रिसीवर उठाया, बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टोंग टोंग कुछ भी नहीं। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं, क्या जरूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा, पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदाह के गांव के छाती पर पानी में खड़ी एक आकर्षण पशुआ हमारी और गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। नई भूली दूसरी याद नहीं, बेहतर है आंखें मूंदकर सफेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफेद भेड़ों के किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ, भेड़ों के झुंड पूरे हो जाते हैं। उजले भेड़ काले भूरे, किंतु उजले और गेरुआ रंग के भेड़। कोई त्याग को ऐसे पीछे जल झकझोर कर मुझे जगाया। बड़ी देखो, ठीक 5:30 बज रहे हैं, सवेरा हो चुका है। आ रहलो है दुनिया, पानी आ गेलो हो, हाँ राम सिंगार हो मोहन, रामचंद्र हरे हो। आंखें मलता हुआ उठा। पश्चिम की ओर थाना के सामने सड़क पर मोटी ये वहां की भाषा है कि आ रहलो है दुनिया, अर्थात पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। ठीक, उनको जगाया गया है। आंखें मलता हुआ उठा। पश्चिम की ओर थाना के सामने सड़क पर मोटी टोली की शक्ल में मुंह में झाग पहन लिए पानी आ रहा है। ठीक वैसा ही जैसा शाम को काफिया उसके पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ, क्लोर करता हुआ बच्चों का एक दल। उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिन पर अतिथिशाला से और बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं, बच्चे नहीं है, पानी है। वहां मोड़ है थोड़ा, वो वैसे पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर के पास एक कुटिया चौकी के पिछवाड़े से पानी पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। अब दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर कोलाहल, मतलब चीख पुकार, पानी का कलरव, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार करती है पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा है। गोलंबर के गोलपाथ के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चल रहा है। करंट कितना तेज है? सोन का पानी है, नहीं गंगा जी का है। आगे अर्थात आ गया। सामने की दीवारें नीले जल्दी डूबती आ रही, बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया है। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा है, डूब रहा है। यदि मेरे पास दूरबीन कैमरा होता, अगर टेप रिकॉर्ड होता, तो बाढ़ को बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे नया ने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोलपाट डूब गया, हरियाली लूप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड, भेड़ दौड़ रहे हैं, पूरे भेड़। वह चाय वाले झोपड़ी चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्ड होता, तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम की कॉपी चोरी हो गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। और इस तरह से यह पाठ समाप्त।
हुआ। अब हम बात करते हैं पाठ्य प्रश्नोत्तर पर। फर्स्ट नंबर है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह तैयारी करने लगे। तो चैप्टर में हमने पढ़ा कि बाढ़ की खबर सुनकर सारे शहर में बाढ़ का जो आतंक मचा हुआ था, लोग अपने अपने सामान को नीचे वाली मंजिल से ऊपर वाली मंजिल में लेकर जा रहे थे। सारे दुकानदार अपना सामान रिक्शा, टमटम, ट्रक आदि टेम्पो पर लादकर सुरक्षित स्थानों पर ले आ रहे थे और खरीदना और बेचना बंद हो चुका था। लोग घरों में खाने का सामान, दिया सलाई, मोमबत्ती, दवाइयाँ, केरोसिन इत्यादि का प्रबंध करने में लगे हुए थे। ये तैयारी कर रहे थे बाढ़ से बचने के लिए। बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। लेखक हमेशा बाढ़ के विनाश के समय को लेखक ने केवल सुना हुआ था, कभी देखा हुआ नहीं था। उसने अनेकों रचनाएं भी लिखी और उनकी विनाशलीला को समर्पित हो चुकी थी और अनेकों पुरस्कार प्राप्त किए थे, लेकिन स्वयं कभी बाढ़ का अनुभव नहीं किया था। इसलिए लेखक जो ना बाढ़ का स्वयं अनुभव करने या उसे स्वयं देखने जा रहा था, क्योंकि अनुभव करना चाहता, देखना चाहता था। तो स्वयं बाढ़ को भोगने का अवसर उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ। किसी कारणवश बाढ़ की विनाशलीला को स्वयं भोगने के लिए उत्सुक था। लेखक अपनी आंखों से इस पानी को शहर में घुसते हुए देखना चाहता था कि बाढ़ की विनाशलीला कैसी होती है। सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आए। कथन को जनसमूह कौन सी भावनाएं व्यक्त हो गई हैं, व्यक्त तो होती हैं। इससे भावना व्यक्त होती है कि जिज्ञासा रहती है, जानने की उत्सुकता। इससे लोग जो है ना तैयारी कर सके। कितनी तैयारी करना अनिवार्य है, कितनी तैयारी बाढ़ से निपटने की तैयारी करनी पड़ेगी। इसी स्थान पर रहकर तैयारी कर सकती है अथवा से दूर जाकर तैयारी करें। तो लोगों को ये जानना उत्सुकता रहती है कि पानी कहाँ तक आ गया है, कितने समय में भी अपने बचाव की तैयारी कर सकती है, इसलिए उत्सुकता रहती है। प्रश्न के उत्तर के अनुसार अपन इस तरह से लिख सकते हैं, इस कथन के जनसमूह से जिज्ञासा का भाव होते हुए चाहते हैं कि लोग बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पैदल कुछ जगह जा रहे थे। सबके मन में वो आंखों में एक ही प्रश्न रूप ले चुका था, पानी कहाँ तक पहुंच गया होगा। मन में यही प्रश्न उठता है कि पानी कौन कौन से हिस्से को निकल गया होगा, कौन कौन से हिस्से पानी को डूब गए होंगे। वो अभी बाढ़ के पानी का भय नहीं सता रहा था, वे बस इस बाढ़ से पानी की गति के विषय में जिज्ञासु थे कि पानी कितनी तेजी से आ रहा था। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया और क्यों कहा गया। मृत्यु का तरल दूत यहाँ पर लेखक ने कहा है बाढ़ के पानी को। मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फैन उद्योग के बाढ़ के पानी को लेखक ने तरल दूत कहा है, क्योंकि पानी था जिसका स्वरूप तरल था। मौत का संदेश लेकर तेजी से बढ़ रहा था, जो अपने शहरों गांवों को मृत्यु के विकराल दूत की भांति निकल रहा था। इसलिए मृत्यु का तरल दूत बाढ़ के पानी को कहा गया है। आपदाओं से निपटने के लिए कुछ सुझाव। तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जिसके कारण हर जगह जल भरा हो जाता है, क्योंकि मूसलाधार वर्षा के कारण नदी का जल स्तर बढ़ जाता है। इसलिए जनजाति के लोगों को जगह को छोड़कर जाना पड़ता है और नुकसान भी होता है। जो समय रहते नहीं जा पाते ऊंचे स्थानों का आश्रय लेना पड़ता है। आपदाओं से निपटने के तात्कालिक या दीर्घकालिक उपाय करने चाहिए। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए नाव को तुरंत करना चाहिए। खाद्य राहत सामग्री का पर्याप्त भंडार पहले से करके रखना चाहिए। बचाव कार्यों के लिए इसके बिना स्वयंसेवी संस्थाओं और सरकार को पहले से ही तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए। पर्याप्त दवाइयां, चिकित्सा के लिए डॉक्टर इत्यादि पहले से बाढ़ के प्रबंधन के नियुक्त किए जाने चाहिए। कि अब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया लोग खूब लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। जो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। इस कथन में उस गांव के गंवार शहर ने बाबू लोगों की स्वार्थी मानसिकता पर चोट की। उसके अनुसार दानापुर में बाढ़ के कारण महाविलास फैल गया था और कोई पूछने वाली नहीं आया, पर आज स्वयं शहर डूब रहा है तो खुद हालचाल पता करके चले आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 7, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी।
इसका मुख्य कारण था बाढ़ के कारण सारे लोग सामान को दूसरे स्थान पर ले आने में लगे हुए थे, खरीद बिक्री करनी बंद करनी पड़ी। तो अगर खुली थी तो पान की दुकान, तो जैसे चांदी हो रही थी उनके तो लगातार रेडियो ट्रांजिस्टर लगातार बाढ़ का हाल समाचार सुना रहा था वहीं पर। इसलिए वहां पर हालातों को जानने के लिए पान वाले क्या लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी कि बाढ़ के हालात जो है वो ट्रांजिस्टर से सुनाई दे रहे थे। पान खरीदते और बाढ़ की स्थिति का भी पता लगाते रहते थे। लेखक को यह एहसास हुआ कि इलाके में पानी घुसने की संभावना है। उसने क्या क्या प्रयोग किए? लेखक ने पहले तो अपने लिए 1 हफ्ते की पत्रिकाओं का स्टॉक खरीदा। फिर उसके बाद में घर की गैस की स्थिति के बारे में पत्नी से जानकारी प्राप्त की। फिर उसने आलू, मोमबत्ती, दियासलाई, सिगरेट, पानी और दवाइयों का प्रबंध किया। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां फैलने की आशंका होती है? बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में मलेरिया, हैजा, टाइफाइड इत्यादि बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है, क्योंकि बाढ़ के उतरे पानी में मच्छर अत्यधिक मात्रा में पनपते रहते हैं, जिस कारण मलेरिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं। पानी की कमी से लोग गंदा पानी बढ़िया पीना पड़ता है, जिससे हैजा, टाइफाइड होने की बीमारी का अंदेशा होता है। नौजवानों को पानी में उतरते ही कुत्ता पानी में कूद गया। दोनों की किन भावनाओं को वशीभूत होकर ऐसा किया गया? ये इसलिए किया गया है कि दोनों का असीम प्रेम, कुत्ते का और कुत्ते के साथ वो आदमी जो कुत्ते को ले आ रहा था, दोनों का असीम प्रेम यहाँ पर प्रकट होता है।